महाराष्ट्र के अमरावती चलते हैं। वैसे तो किसी भी सांसद के पास लोग अपनी शिकायतें, समस्याएं लेकर जाते हैं। कुछ समस्याओं का निदान होता है, कुछ का समाधान नहीं हो पाता। कुछ सांसद काम करते हैं, कुछ सांसद काम नहीं करते। लेकिन आजकल मामला धर्म का हो तो नेताओं को एक्टिव होते एक सेकंड लगता है, चुटकी भर, और नेताजी हाजिर। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने एक हिंदू लड़की और एक मुसलमान लड़के की शादी के मामले को लेकर वो थाने पहुंच गई और पुलिस वालों से घंटों बहस करती रही। इस रिपोर्ट को देख लीजिए, आपको शायद थोड़ा समझ में आएगा विस्तार से कि वो क्यों ऐसा कर रही थी। असल में नवनीत राणा को दिक्कत किस बात से थी और आखिर में हुआ क्या, इस रिपोर्ट में। थाने के अंदर सांसद नवनीत राणा का गुस्सा और सामने कुर्सी पर बैठे पुलिस इंस्पेक्टर। घंटों तक थाने के कमरे में इसी अंदाज में बहस चलती रही। नवनीत मानने को तैयार नहीं थी और पुलिस वाले उन्हें समझाने की बार बार कोशिश कर रहे थे। मामला था एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़की की हुई शादी को लेकर बवाल। यह अमरावती का राजपेटा पुलिस थाना है और नवनीत राणा के साथ ही उस लड़की के परिवार वाले भी खड़े हैं, जिसने अपनी मर्जी से ही शादी कर ली। असल में मामले ने तूल तब पकड़ा जब नाराज लड़की के परिवार वाले नवनीत राणा के पास पहुंचे। बस कुछ ही देर में नवनीत राणा थाने पहुंच गई और फिर दिखा नवनीत राणा का रौद्र रूप। थाने में बातचीत बढ़ती गई तो आरोप की लिस्ट भी लंबी होती गई। नवनीत ने कहा कि लड़की को जबरदस्ती उठाया गया। पुलिस वाले चुप्पी साध कर बैठे रहे। आरोप तो ये भी लगाया गया कि नवनीत का फोन पुलिस वाले रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर सवाल ये खड़े किए गए कि फोन रिकॉर्ड का काम किसके आदेश पर किया गया। जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा वो थाने से हटने वाली नहीं है। पुलिस वालों के पास इस केस में क्या जानकारी है, कितनी जानकारी है, लड़की कहाँ है, लड़के ने पूछताछ में क्या बताया, ये सारी बातें अभी किसी को मालूम नहीं। लेकिन अमरावती में लव जिहाद का ये मामला अब बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ा कड़क उनसे इंक्वायरी कीजिए, तो वो कड़क इंक्वायरी करने के बजाय मेरा फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहला तो उनको वही प्रश्न किया मैंने, मेरी रिकॉर्डिंग करने का राइट्स उनको किसने दिया। अगर हमारी हिंदू विचारधारा की लड़की को अगर ऐसे ही लेके जाते हैं और फंसाते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसका उत्तर तो डिपार्टमेंट से पूछेंगे हम कि उन्होंने क्या इंक्वायरी की। जब मैंने पूछा तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग के बाद कहा कि हम अपने बराबर से हम इंक्वायरी कर रहे हैं और लड़के को रात से यहाँ पे ला के रखा है, पर अभी तक लड़की का कोई पता नहीं है। थाने में इस मसले पर पुलिस वालों से बहस करके नवनीत ने 2 संदेश दिए। एक कि ये वो आम लोगों के साथ हैं, दूसरा संदेश ये कि धर्म से जुड़ा मामला कोई भी हो वो उनकी सियासत को अच्छे से सूट करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अगर लड़के ने और लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है तो सांसद जी उसमें कौन होती हैं इतनी परेशान होने वाली। पर खैर, सबकी अपनी राजनीति है। आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं। बिहार में जब से नई सरकार बनी है, बीजेपी जो अब तक साथ में थी नीतीश कुमार के, बस कुछ दिनों के पहले अब उन्हें कुछ दिनों के भीतर बिहार की कानून व्यवस्था पर बड़ी चिंता जताने लगी है। कानून व्यवस्था को लेकर हर दिन कुछ न कुछ बातें होती रहती हैं, कभी राजधानी पटना में, कभी किसी दूसरे जिले में, तो कभी किसी तीसरे जिले में। हाल ही में अपराधी कानून व्यवस्था को कुचलकर हर दिन अपराध करते दिख रहे हैं, बीजेपी का ऐसा आरोप है।
अस्पतालों का हाल ऐसा है कि उप मुख्यमंत्री अचानक अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि व्यवस्था कितनी लचर है। पर यह अच्छी बात है, उप मुख्यमंत्री एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छी बात है। कुल मिलाकर बिहार में अभी चल क्या रहा है, एक तरफ मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं जो 2024 के लिए एक नई सियासी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उनके राज्य में हो क्या रहा है इस रिपोर्ट में। बिहार में राज्य की सरकार के समानांतर एक और सरकार चलती है। गुंडों की सरकार, अपराधियों की सरकार, मवालियों की सरकार और बवालियों की सरकार। क्राइम की कहानी लिखने वाले अपराधियों के साहस के सामने सरकारी सिस्टम की सांसें फूल रही है। यह अलग बात है कि बिहार में नए नए पोस्टर लगने के बाद खुद नीतीश कुमार देश संभालने की सियासत वाली संभावनाओं को तलाशने में लगे हुए हैं। एक साथ दिख रही ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि राज्य में सरकार बदली तो अपराधियों का मनोबल पहले से ज्यादा बढ़ गया है। पटना में बदमाशों ने फायरिंग करके एक साथ 2 लोगों की जान ले ली। एक की तो मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे को अस्पताल में डॉक्टर भी नहीं बचा पाए। दूसरी तरफ सिवान में पुलिस वाले की हत्या हो गई। फिर भागलपुर में गुंडों ने ऐसा तांडव मचाया कि गार्ड और एक शख्स पर धारदार हथियार से हमला किया गया, गार्ड ने जान दे दी। नीतीश कुमार पटना से दिल्ली जाकर 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। दूसरी तरफ सिवान से लेकर पटना तक अपराधी कोहराम मचा कर रखा है। सिवान में तो पुलिस वालों को अपराधी खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहे हैं। सोचिए, पुलिस वाला गश्त दे रहा था, तभी बदमाशों ने बंदूकें चला दी। अभी पुलिस वाले इलाके की घेराबंदी करके अपराधियों की तलाश कर तो रहे हैं, लेकिन सवाल सीधे सीधे सरकारी सिस्टम पर है। लौटने के क्रम में 3-4 आदमी बैठा हुआ था मोड़ के पास, उससे रोक के पूछा गया क्या कर रहा है यहाँ बैठ के। इतना पूछने के बाद वो लोग भागने लगा, उसका पीछा किया गया, उसी पीछा करने के क्रम में गोली चला दिया। उसने गोली चला दिया। तो सिपाही में पुलिस प्रशासन में कितने लोग घायल हैं? एक ही आदमी, इसी को गोली लगी। बिहार में शासन व्यवस्था ने तो करीब करीब दम ही तोड़ दिया है। राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ इतना ऊपर है कि स्कूटी सवार 2 युवकों को घेर कर गोली मार दी गई। अफसोस की बात है, लेकिन सच भी यही है, सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं बिगड़ी है। स्वास्थ्य विभाग का हाल देखकर खुद उप मुख्यमंत्री ही चौंक गए। तेजस्वी यादव अस्पताल पहुंचे तो आवारा कुत्तों को अस्पताल के अंदर देखकर भड़क गए। ये कुत्ता है, स्टाफ अपना कुत्ता को बाहर नहीं कर सकता। हम देख रहे कुत्ता अंदर घुसा हुआ है, लेकिन हम खड़े होकर बस तमाशा देख रहे हैं। कोई बाहर करेगा कि नहीं करेगा उस कुत्ते को? डेड बॉडी पड़ा हुआ है, किसको रिपोर्ट करते हैं? कंट्रोल रूम वाला कहाँ है? हाँ, आप रिपोर्ट किए, किसका डेड बॉडी है? तेजस्वी यादव के इस गुस्से के बाद अब चंद दिनों पहले बिहार में लगे उन पोस्टरों को भी देखिए, जिसमें दावे के साथ दंभ भरा गया था कि बिहार बदला, देश बदलेगा। और बिहार पिछले 15 सालों में कितना बदला है, इसकी संपूर्ण सच्चाई जानने के लिए फिर से बिहार के उस अस्पताल में चलिए जहां के हालात को देखकर तेजस्वी यादव मीडिया के कैमरे के सामने घंटों तक गुस्साते रहे। मतलब हेल्थ मैनेजर ने एक नर्स को दे दिया ड्यूटी पे, कंट्रोल देखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन का। कहाँ तुम लेकर मजाक ड्यूटी में है लड़का। क्या है? सुपरवाइजर है, नर्स स्टाफ हेल्थ मैनेजर नहीं रहता रात। प्रावधान है आप लोग को दिया अभी आप कहाँ पे? जी सर, नीतीश कुमार जी आज मुलाकात का एजेंडा क्या है? बिहार में सरकार बदलने के साथ ही नीतीश कुमार अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की नई कवायद में जुटे हैं। तेजस्वी यादव मीडिया के कैमरे के सामने खुद के एक्टिव होने के सबूत दे रहे हैं और इस सब के बीच सच यही है कि बिहार में कानून और व्यवस्था हर घंटे दम तोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पिछले कुछ महीनों में पंजाब से लेकर हरियाणा तक गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही है। अब दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसे गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से है और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों से है। हमारी रिपोर्ट आपको बताएगी कि इन गैंगस्टर्स को कहां से गिरफ्तार किया गया, कैसे गिरफ्तार किया गया और इनका आतंक से कनेक्शन कैसा है।
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में गैंग और गैंगस्टरों को लेकर हर दिन चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। अब पता चला है कि पंजाब के जो गैंगस्टर हैं उनका आतंक कनेक्शन भी है। पंजाब के गैंगस्टर का आतंक कनेक्शन आतंकियों के इशारे पर कर रहे हैं काम। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर विक्की मिद्दू खेड़ा के कातिल अजय लेफ्टी को जेल से छुड़ाने की कोशिश करने वाले शातिर गैंगस्टर और शूटर्स को जैसे ही गिरफ्तार किया, साजिशों की एक पूरी लिस्ट ही सामने आ गई। विक्की मिद्दू खेड़ा के हत्यारों को जेल से छुड़ाने की साजिश चल रही थी। गैंगस्टर हिमाचल में साजिश को अंजाम देने वाले थे। हरियाणा पंजाब मॉड्यूल के क्रिमिनल गिरफ्तार किए गए हैं। 4 शूटर और हथियार मुहैया कराने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। वारदात में जो यूज हुआ बाइक मिल गया है, वेपन मिल गए हैं। चारों जो मौके पे गए थे शूटर और एसोसिएट वो मिल गए हैं। जिन्होंने इनको इकट्ठा किया वो मिल गया, जिसने वेपन दिए वो भी मिल गया है। तो अभी तक की जो तमाम कार्रवाई हुई है उसमें हमारी काउंटर इंटेलिजेंस टीम अंडर डीसीपी मनीषी चंद्रा और एसीपी राहुल विक्रम और बाकी सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। पुलिस ने जिन गैंगस्टर को गिरफ्तार किया उसमें विक्रम, वकील उर्फ बिल्ला, प्रगट सिंह, गुरजंट सिंह, अजय और गगनदीप है। गगनदीप के पोजेशन से इसकी ब्रेजा कार से हैंड ग्रेनेड मिला है। इसको यूएपीए में अरेस्ट किया गया है। गगनदीप जो है शर्मा है और ये पुराना साथी है दिलप्रीत दहन एलियस बाबा का। और ये दिलप्रीत दहन वो है जो कि पहले गैंगस्टर था, बाद में इसका टेररिस्ट सिंडिकेट से भी एसोसिएशन हुई। दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उन्हें सारी चीजें मुहैया कराई जा रही थी। यहाँ तक कि हथियार का बंदोबस्त भी किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर जिसे पुलिस के चंगुल से छुड़ाना था, नए शूटरों को देखकर वो खुद बुरी तरह डर गया। जब क्योंकि फायरिंग हुई और बहुत सारा मिली हो गई तो इसको भी एक, क्योंकि ये जितने शूटर हैं ये भी काफ़ी सतर्क रहते हैं, क्योंकि इनको होता है कई बार कोई राइवल गैंग वाला इनको मारने की अटेम्प्ट ना कर रहा हो। तो इस कन्फ्यूजन में ये डर गया और ये अंदर कोर्ट में भाग गया। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर होती तो शायद ये उसको छुड़वाने में वहाँ कामयाब हो जाते। अब पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो गैंगस्टर पकड़ में आए हैं वो आतंकियों से संपर्क में थे। जिस आतंकी से संपर्क की बात सामने आई है उसका कनेक्शन पाकिस्तान से है। गैंगस्टर आतंकी रिंदा के संपर्क में था। रिंदा फिलहाल पाकिस्तान में रह रहा है। रिंदा आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। संगठन के आतंकी गतिविधियों को देख रहा है। दिल्ली से लेकर पंजाब, हिमाचल और हरियाणा तक जिस तेजी से गैंग और गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसे देखकर यह साफ है कि आने वाले दिनों में भी साजिशों के कई किस्से सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आज से राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ हो गया है। एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग में इस बात पर मुहर लग गई। अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ का नामांकन करेंगे और साथ ही साथ उद्घाटन करेंगे। लेकिन उद्घाटन से पहले हम आपको दिखाएंगे कि कर्तव्य पथ राजपथ से अलग कैसे है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये बदलते हिंदुस्तान की पहचान का पथ है। ये हिंदुस्तान का कर्तव्य पथ है। ये नवभारत का प्रतीक पथ है। ये कर्तव्य पथ है। ये भारत के नवनिर्माण का पथ है। ये गुलामी की निशानी से आजादी का पथ है। ये हिंदुस्तान का कर्तव्य पथ है। गणतंत्र भारत का प्रतीक राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है। सर्वसम्मति से ऐतिहासिक फैसला पारित हुआ और राजपथ कर्तव्य पथ हो गया। राजपथ है, उसका जो पहला नाम है वो किंग्सवे हुआ करता था, तो किंग्सवे का नाम बदलकर राजपथ किया गया। तो उससे बिल्कुल स्थापित होता है
कि जो गुलामी की मानसिकता थी उसको हमने आज़ादी के बाद भी कंटिन्यू किया और उसको हमने बढ़ावा दिया, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो लोग इन पदों पर आते हैं, चाहे वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हो, वो कर्तव्य से बंधे हुए लोग होते हैं। तो कर्तव्य का बोध नहीं करते हुए बल्कि उसका नाम अगर राजपथ रखा जाए तो यानी आप राज करने के लिए आए हैं। सिर्फ नाम ही नया नहीं है, इस पथ को नई पहचान भी मिली है। तस्वीरों के जरिए समझिए, राजपथ के पास मौजूद कैनाल को बिल्कुल नए सिरे से बनाया गया है। पाथवे को भी सुंदर बना दिया गया है। क्रॉस पाथवे को भी नए सिरे से बनाया गया है। नई बेंच लगी है, ग्रीन एरिया का विस्तार किया गया है और लाइट पोल भी पहले से ज्यादा बेहतर है। कल इसका उद्घाटन होगा, उसके बाद जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। तो जब आप जाएंगे तो आप देखिएगा कि किसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस वक्त, उसके बाद स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हो जाएगा और उसमें आज बात करेंगे किस तरीके से मिसाइल पावर जो दोनों चाइना और अमेरिका दिखा रहे हैं, उसका जो सेकेंड टेस्ट हुआ है, अब किसके पास कितनी ताकत। यूक्रेन रूस में जारी युद्ध और ताइवान पर चीन के हमले के खतरे के बीच अमेरिका से आज बड़ी खबर आई। सिर्फ 21 दिन बाद अमेरिका ने एक बार फिर अपनी एटमी पावर से लैस ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट किया। चीन और रूस के चप्पे चप्पे को अपनी चपेट में लेने वाली इस मिसाइल की टेस्टिंग के बाद रूस, चीन, यूक्रेन और ताइवान में आज क्या क्या हुआ आपको एक स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका की मिनटमैन मिसाइल और रूस की पावरफुल सरमट और चीन की बेहद ताकतवर DF-41 मिसाइल में कितना दम है। पहले जरा इन आंकड़ों से देख लीजिए, समझ लीजिए तो क्या क्या ताकत है इनकी। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो जो मिनटमैन मिसाइल है वो 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। वहीं DF-41 जो है वो 30,600 किलोमीटर की स्पीड से हमला कर सकती है। DF-41 और मिनटमैन की जो रेंज है उसके बारे में अगर बात करें तो मिनटमैन 13,000 किलोमीटर की रेंज रखती है और DF-41 15,000 किलोमीटर की रेंज से लैस है। सरमट इसी बीच में 18,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। तो दोनों मिसाइल्स के बीच में अगर आप देखें तो ताकत जो है वो कहीं ना कहीं दोनों मिसाइल्स में लगभग बराबर सी नजर आती है। तो क्या क्या आज हुआ और इस मिसाइल टेस्टिंग का असर क्या होगा, इस रिपोर्ट में। क्या चीन के चप्पे चप्पे को तबाह करेगा अमेरिका? क्या अमेरिका के टारगेट पर है रूस का कोना कोना? क्या मिसाइल पावर में रूस और चीन से आगे निकला अमेरिका? अमेरिका, रूस और चीन दुनिया के 3 ताकतवर देश, तीनों एक से बढ़कर एक मिसाइलों से लैस। एक तरफ यूक्रेन में रूस के हमले जारी हैं, तो दूसरी तरफ ताइवान पर चीन के हमले का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन के बाद ताइवान भी कब वॉर जोन में तब्दील हो जाएगा कहना मुश्किल है। यूक्रेन की तरह ही ताइवान पर भी कब बारूदी बारिश शुरू हो जाएगी कहना मुश्किल है। लेकिन ताइवान की तस्वीर यूक्रेन से अलग है। यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका डायरेक्ट तो शामिल नहीं है, लेकिन अगर ताइवान पर हमला हुआ तो वो चीन से सीधी फाइट की वार्निंग दे चुका है। इस बीच जहां दोनों मुल्क रूस और चीन अपनी ताकत दिखा रहे हैं, वहीं अमेरिका अपने मिसाइल पावर का एहसास करा रहा है। 21 दिन में
परमाणु शक्ति से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिंटमैन 3 को टेस्ट करके इन दोनों मुल्कों को, चीन और रूस को, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। अमेरिका ने 16 अगस्त 2022 को भी सुपर पावरफुल मिसाइल मिनटमैन 3 का सटीक टेस्ट कर अपनी ताकत की नुमाइश की थी। मिनटमैन 3 ने करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 6,760 किलोमीटर दूर टारगेट पर सटीक निशाना लगाया तो चीन और रूस के भी कान खड़े हो गए। मिनटमैन 3 परमाणु क्षमता से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे और रेंज 13,000 किलोमीटर की है। टेस्ट के दौरान मिनटमैन ने जिस तरह से हजारों किलोमीटर दूर टारगेट पर अचूक निशाना साधा, उसके बाद कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि अब मिनटमैन 3 के रडार पर करीब 12,000 किलोमीटर दूर चीन का चप्पा चप्पा आ गया है। एटॉमिक क्षमता से लैस इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टारगेट पर करीब 9,000 किलोमीटर दूर रूस का कोना कोना है। बड़ी बात यह है कि रूस और अमेरिका में करार की वजह से वॉशिंगटन ने मिनटमैन 3 की टेस्टिंग से पहले मॉस्को को इसकी इत्तला भी दी थी। मिनटमैन 3 के एक और टेस्ट के जरिए अमेरिका ने साफ कर दिया है कि रूस और चीन एटमी युद्ध की सूरत में उसकी ताकत को कमतर आंकने की भूल ना करे। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जिस रूस और चीन के बेड़े में अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल मिसाइलें हैं, वो भला मिनटमैन 3 से क्यों डरे? क्योंकि रूस के पास पहले ही बेहद एडवांस और खतरनाक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है सरमट। स्पीड 25,750 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 18,000 किलोमीटर। एटमी हथियारों से लैस रूसी सरमट की जद में अमेरिका का इंच इंच इलाका आ सकता है, जबकि चीन के पास भी DF-41 जैसी घातक ICBM मिसाइल है। चाइनीज DF-41 की स्पीड सबसे ज्यादा 30,600 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है, तो इसकी रेंज करीब 15,000 किलोमीटर है। परमाणु हथियारों से लैस ये मिसाइल ध्वनि से भी 25 गुना ज्यादा स्पीड से अटैक कर सकती है। बड़ी बात ये कि सिर्फ 30 मिनट में ये मिसाइल अमेरिका पहुंच सकती है। ऐसे में चीन की DF-41 हो या फिर रूस की सरमट, अमेरिका के मिनटमैन 3 से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका दुनिया के सामने रूस और चीन के साथ कंपटीशन की बात चाहे ना माने, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन पर लगातार हमले जारी हैं और ताइवान पे युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, इस बीच अमेरिका का मिंटमैन मिसाइल का टेस्ट करना और साथ ही यूक्रेन और ताइवान को हथियार सप्लाई करने का इरादा जताना, यही बात जतलाता है। अमेरिका अपनी जमीन से चीन और रूस को मिसाइल पावर का एहसास करा रहा है, तो ताइवान अपनी सरजमी से चाइनीज आर्मी को जवाब दे रहा है। पहले अगस्त के महीने में चीन ने ताइवान स्ट्रेट में बेहिसाब मिसाइलें दागी, फाइटर जेट्स, वॉरशिप और ड्रोन्स की घुसपैठ से ताइवान को डराया। चीन ने लाइव फायर ड्रिल की, तो जवाब में ताइवान ने भी वॉर एक्सरसाइज की, चाइनीज ड्रोन को समंदर में मार गिराया। और अब एक बार फिर से ताइवान फोर्स युद्ध अभ्यास में जुट गई है। ताइवान की सेना इन दिनों पिंगतुंग में लाइव फायर ड्रिल कर रही है। ड्रिल के दूसरे दिन ताइवान सेना ने हमलावर सेना से सीधी जंग का अभ्यास किया और इस दौरान ताइवानी लड़ाकू विमानों और अपाचे असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स ने आसमानी ताकत दिखाई। तो जमीन में रॉकेट दागे गए। ताइवानी आर्मी ने जैवलिन एंटी टैंक हथियारों का भी जौहर दिखाया, जो यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ बेहद असरदार साबित हुआ है। दिन के उजाले में ही नहीं, रात के अंधेरे में भी ताइवान के जवानों ने मोर्टार और रॉकेट के जरिए दुश्मन पर पलटवार की चेतावनी दी। 台海周边的情势持续紧张，威胁从来没有中断。除了共机共建频繁侵扰之外，利用假讯息企图影响国内民心的认知作战，
以及运用无人机侵扰的灰色领域地带的手段层出不穷。 ताइवान पर चीन के हमले का अंदेशा है तो यूक्रेन में रूस के हमले 24 फरवरी से ही जारी है। एक तरफ यूक्रेन में रूस के रॉकेट आग उगल रहे हैं तो दूसरी तरफ पूर्वी रूस में चल रही मिलिट्री एक्सरसाइज वोस्तोक 2022 फाइनल स्टेज में, जिसे देखने खुद रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी पहुंचे। वोस्तोक 2022 में लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और युद्धपोतों के जरिए रूस, चीन, भारत और पुराने सोवियत संघ के देशों ने भी हिस्सा लिया। लेकिन इस एक्सरसाइज में अमेरिका और यूरोपियन देशों की नजरें सबसे ज्यादा चीन और रूस की जुगलबंदी पर टिकी थी, क्योंकि दोनों देशों की सेनाओं ने जापान और रूस के बीच विवाद का सबब जापान सागर में भी नौसैनिक अभ्यास किया। इस दौरान युद्धपोतों ने दनादन मिसाइलें दागकर ताइवान समेत कई मुद्दों पर एक पेज पर खड़े अमेरिका और जापान को रूस और चीन ने मैसेज देने की कोशिश की। यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ तेवर दिखा रहे अमेरिका ने भी बहुत बड़ा दावा किया। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन में रूस की हालत खराब हो चुकी है। ऐसे में वो अब उत्तर कोरिया से गोला बारूद और ईरान से ड्रोन खरीदने की जुगत में लगा है। Yes, we do have indications that Russia has approached North Korea to request ammunition. I'm not able to provide any more detail than that at this point in time, but it does demonstrate and is indicative of the situation that Russia finds itself in terms of its logistics and sustainment capabilities as it relates to Ukraine. अमेरिका का यह दावा रूस के खिलाफ कोई माइंड गेम है या फिर हकीकत, तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है। लेकिन अब दक्षिण कोरिया ने भी एक नया दाव चल दिया है। साउथ कोरिया के मुताबिक नॉर्थ कोरिया से गोला बारूद लेकर रूस उसे प्रतिबंधित हथियार सप्लाई कर सकता है। 아마 러시아가 굉장히 많은 분량을 갖고 있다고 하지만 그간의 수많은 전쟁, 그다음에 그 이후에 재고량을 충분히 채워야 하지만 채우지 못한 관계로 결국은 어디선가 이 탄환들을 조달해야 되는 문제들이 생겼을 것입니다. 이러한 과정에서 아마도 전 세계에서 굉장히 많은 포탄 그 재고량을 갖고 있는 국가인 북한에 접촉할 수밖에 없지 않았을까 이렇게 판단을 할 수 있습니다. यूक्रेन ताइवान को लेकर रूस चीन ने अमेरिका की तनातनी के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में नॉर्थ कोरिया पर एक अहम मीटिंग शुरू हुई है। इसमें अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरियाई नेता शामिल हैं। इस दौरान तीनों देशों ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया एक बार फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने की फिराक में है। The center of our trilateral cooperation is in North Korea. North Korea is continuing or even accelerating its nuclear and missile activities, with the looming possibility of further provocations, including another nuclear test. Today, we will discuss in depth how we will respond to various situations in a resolute manner. We are also working together to enhance regional deterrence. And in this regard, I welcome trilateral missile defense exercise conducted last night. तो जो जंग यूक्रेन में शुरू हुई वो अब ताइवान के बाद नॉर्थ कोरिया की तरफ बढ़ती दिख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वॉर जोन यूक्रेन टू ताइवान टू नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।